और आज बहुत ही अहम केसेस की समाअत थी अदालतों में। हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अपीलों पर समाअत है, तो दूसरी तरफ अडियाला जेल में भी अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है। तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज 9 मई के केसेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। चौथी तरफ जनाब पेशावर हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर साहब की नाअहली केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। तो आज सारा आप तरफ समझ लें कि हर अदालत से जो है बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के हवाले से आज समाअत हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जी इन समाअतों की, वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ डोनाल्ड लू ने जो रिपोर्ट जमा कराई है अपनी खारजा कमेटी में, और वो पाकिस्तान से मुतल्लिक जो मामलात हैं, पाकिस्तान के इंतखाबी जो मामलात और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके हवाले से वो आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट कल बातें की थी, लेकिन आज वो बातें जो हैं वो किस तरीके से कुछ गलत साबित होती नजर आ रही हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी कोर्ट से आगाज कर लेते हैं। कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। पहले तो जनाब आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अपील पर समाअत हुई है, और आज की समाअत में खास तौर पर यह जो नुकता था कि इमरान खान साहब के वकला को हटाकर सरकारी वकील उन्हें दे दिए गए थे, और ये उस वक्त दिए गए थे कि जब अदालत में सरकार के गवाहों के ऊपर जिरा होनी थी। तो यानी आमतौर पर यह होता है कि जो गवाह है उसके ऊपर जब दूसरा जिरा करेगा तो ताबड़तोड़ सवाल करेगा और पता चल जाएगा कि भाई गवाह झूठे हैं, सच्चे हैं, या किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है, या जो भी सूरत हाल है। लेकिन एन उस सेंसिटिव मौके के ऊपर इमरान खान साहब के वकला को बाहर निकाल दिया गया केस से, और खुद ही अपनी तौर पर ही वकील मुकर्रर कर दिए गए थे। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, और इसके ऊपर आपको याद है कि काफी गर्मा गर्मी भी हुई थी उस दिन अदालत में। तो आज इस नुक्ते के ऊपर सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल उन्होंने दिए बड़े जबरदस्त किस्म के, और उन्होंने कहा कि पहली बात तो ऐसे कोई हालात ही नहीं थे कि अपनी तरफ से वकील जो है वो मुकर्रर किए जाएं, और फिर इस मौके के ऊपर इस तरह से वकील, तो ये भी बड़ा अगेन एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। और मैं फिर इस बात पे कायल हूँ कि मैं कल भी जितनी रिमार्क्स और मुख्तलिफ आरा सुनती रही, कानूनी माहिरीन की भी, कोर्ट रिपोर्टर्स की भी, तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि अगर इस केस में सिरे से ही तफ्तीश जिस अंदाज से हुई, वो भी फिर केस भी जिस तरह चला, और जिस अंदाज से फिर आगे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को हक ही नहीं मिला दिफा का, ये सब चीज़ें देखते हुए बाज़ार ये लग रहा है कि इस केस में उनकी बरियत ही बनती है, और केस को वापस रिमांड बैक नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसी कोई प्ली जो है वो अभी तक हमें नज़र आ रही है दूसरी तरफ से। अगर ये होता कि केस में कुछ शवाहिद मिल रहे होते लेकिन प्रोसीजर ठीक नहीं होता, तो फिर ये हो सकता था कि चलें जी चूंकि केस मजबूत है लेकिन तरीकाकार ठीक नहीं रहा, तो लिहाजा एक और दफ़ा ट्रायल हो जाए, तो फिर तो बात थी। लेकिन जब मेरिट्स के ऊपर बात ये हो रही है कि केस में इंतहाई भोंडा है और उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसके बाद फिर बात जो है वो बरियत की नज़र आनी चाहिए बज़ाहिर। लेकिन अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब केस सुन रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो खैर ये केस इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट नाजुक मरहले पर पहुंचा हुआ है। दूसरा जो इमरान खान साहब का केस जिसमें इमरान खान साहब को सजा हो चुकी है, वो इद्दत का केस है। इद्दत के केस में आज कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि खावर मानिका साहब, जिनको पहले बहुत आग लगी हुई थी कि इस केस के ऊपर फटाफट सजा सुना दी जाए, आज सूरत हाल ये है कि अब कभी उनके वकील नहीं आते, कभी वकील बदल जाते हैं। अब वकील ने वकालतनामा जमा करवाया, तो उसके बाद अब वकील जो है वो अदम दस्तयाबी के बाइस पेश ही नहीं हुए। इसके अलावा हुआ यह है कि फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर उसकी जो कार्रवाई है वो आगे मुलतवी कर दी गई है, तो वहां पर तो कुछ नहीं आगे बढ़ सका। अब जो ये मामला है अडियाला में, वहां पर इमरान खान साहब ने कुछ समाअत के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसकी जो अदालती डिटेल है वो तो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगी, वो अभी तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन जो खान साहब ने एक दो गुफ्तगू की है वो मैं आपके साथ इस वीलॉग में जरूर शेयर करूंगी। चौथा जो एक केस था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 9 मई के जो मुलजिमान हैं, 5 मुलजिमान 9 मई के, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर जाकर जमानत की दरख्वास्तें दी हुई थी, और आज वहां पर जो केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स सामने आए हैं, बेसिकली वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जमानत मिल जाना या ना मिलना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रिमार्क्स हैं जो कि इस केस में बेंच ने दिए हैं। ये बेंच मुसर्रत हिलाली साहिबा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस हसन अजहर साहब के ऊपर मुश्तमिल है, और इन तीनों ने आज इस केस में बड़े इंपॉर्टेंट रेलिवेंट सवालात पूछे, और ख़ास तौर पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने डांट ठीक ठाक पिलाई जो पुलिस की तरफ से दिफा आ रहा था कि उन्होंने कोई शवाहिद नहीं पेश किए,
और कहा कि जी ये दहशतगर्दी का मुकदमा। उन्होंने कहा दहशतगर्दी की दफात आपने कैसे लगाई हुई है? आपको पता भी है दहशतगर्दी होती क्या है? क्या एक रैली अगर सियासी कारकुन निकाल रहा है तो वो क्या दहशतगर्दी होती है? कोई जलसा जुलूस कर रहा है तो वो क्या दहशतगर्दी होती है? कोई मुजाहरा कर रहा है तो वो क्या दहशतगर्दी होती है? आपको दहशतगर्दी का नहीं पता कि क्या होती है? दहशतगर्दी वो होती है जो एपीएस में हुई थी, दहशतगर्दी वो होती है जो कोयटा कचहरी में हुई थी, वो होती है दहशतगर्दी। ये दहशतगर्दी नहीं है कि कोई कारकुन रैली निकाल रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है तो आपने उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दी है। ये इतने बड़े रिमार्क्स हैं, आप अंदाजा लगाएं कि पूरा जो 9 मई का बयानिया है वो ये है कि जी ये दहशतगर्दी का वाकया था, इदारों पर हमला कर दिया गया था। तो उसके ऊपर एक ये आप रिमार्क सिर्फ जस्टिस जमाल मंदोखेल के उठा लें तो ये पूरा इसको तिया पांचा कर देता है इस केस का। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अच्छा आपके पास शवाहिद क्या है? इतने 10 महीने से आपने बंदे पकड़े हुए हैं तो क्या आपने इकट्ठा किया, क्या तफ्तीश की है? तो तफ्तीशी अफसर के पास कोई जवाब ही नहीं। कहते हैं जी बस अभी हम देख रहे हैं, जियो फेंसिंग में नाम है। भाई जियो फेंसिंग में तो कोई भी गुजर रहा हो बंदा उसका नाम आ सकता है, तो क्या इसका मतलब आप ये साबित कर दें कि वो बंदा दहशतगर्द है? तो उन्होंने कहा कि भाई किधर है, कोई आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि आपने देखा कि भाई ये मुल्जमान जलाओ गिराव कर रहे थे? उन्होंने कहा नहीं जी वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है क्योंकि उन्होंने कैमरे तोड़ दिए। अभी अगेन इतना बोंगा किस्म का यानी नुक्ता था जो उन्होंने आगे दिया। भाई अगर कैमरे टूट भी जाएं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो बैरल महफूज रहती है, वो आप निकाल कर यूज कर सकते हैं। इस तरह की तो हमारे तफ्तीश हो रही है और इस तरह तो ये लोग वहां तक पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जलील हो रहे वहां जाके, ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, उन्होंने कहा कि क्या एक एसएचओ ने जो भी दफात डाल के अगर किसी साबिक वजीर आजम को गद्दार डिक्लेयर कर दिया या मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दिया तो हम ये मान लें कि साबिक वजीर आजम मुल्क दुश्मन था? ये आप लोग इस तरह की तफ्तीश करते फिर रहे हैं और ये आप लोगों की कारकर्दगी है 10 महीने की, ये आप लोगों ने निकाल के रिपोर्ट बनाई है इन लोगों के खिलाफ। ये रिमार्क्स थे आज। तो अगर ये आप रिमार्क्स देखें सुप्रीम कोर्ट के तो 9 मई का जो सारा बयानिया है वो किधर खड़ा होता है जाके, अब आप अंदाजा लगा लें। तो ये वो बुनियादी चीज थी जिसके ऊपर इतने दिनों से डराया धमकाया जा रहा है। पूरी पार्टी को आपने क्रश करने की हर मुमकिन कोशिश की, दीवार से लगाया, उसके साथ जो कुछ किया कर सकते थे किया, और पार्टी के साथ, पार्टी के फैमिली मेंबर्स के साथ, दूर पार के रिश्तेदारों के साथ, कारोबारों के साथ आपने क्या क्या कर दिया है। लेकिन असल में ये क्या है 9 मई का वाकया? मैं मानती हूँ ये एक तकलीफदेह वाकया था और नहीं होना चाहिए। सिंबॉलिकली ये बहुत नुकसानदेह और बड़ा दुखी वाकया होता है कि जब आप ये देखें कि अपने ही दिफाई इदारों के सामने कोई अटैक हो रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जहाँ ये एक इंतहाई तकलीफदेह वाकया था जिसको यौम स्याह कहते हैं आप लोग, तो वहीं पर इससे ज़्यादा तकलीफदेह वाकयात इस कौम ने झेले हुए हैं। ये जो बार बार मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए थे जर्नलों की तरफ से, साबिक जर्नलों की तरफ से, तो ये क्या बहुत रोशन बाब थे तारीख के? ये भी स्याह दिन थे। एपीएस का वाकया ये भी स्याह दिन था। ये जो सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ था ये भी स्याह दिन था। तो ये भी इक्वली इतने बड़े बड़े वाकयात हैं जिनसे कौम के दिल छलनी है। लेकिन कौम ने इन वाकयात को भुलाकर आगे बढ़ा। कौम ने आपके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं दिया। कौम आपके साथ होली। कौम ने शहीदों के लहू के एवज हर चीज को पसे पर्दा रखकर आगे बढ़ने को बेहतर जाना कि मुल्क आगे चले। कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हर चीज को कौम ने बर्दाश्त किया और बर्दाश्त किया। एक दफा कौम ने अगर रद्द-ए-अमल दिया तो उसके ऊपर अब आप आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। कुछ मुजाहिरीन थे, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, कुछ उसमें मुश्तइल भी हो गए हों। अब बीच में बहुत से लोग तो ये भी बात करते हैं कि ये कोई साजिश भी थी कि जानबूझ के इसको मुतशद्दिद बनाया गया पूरे वाक़े को। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस वाक़े को एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि भाई ये मुतशद्दिद नहीं बनाया गया था उनकी तरफ से या कोई साजिश नहीं थी, बल्कि जो मुजाहिरीन आए उन्हीं में से कुछ लोग, तो तब भी आप देखें कि क्या अब यहीं पर फंसे रहना है? 9 मई के ऊपर ही अटके रहना है? पूरी कौम को सूली पर चढ़ा देना है अब 9 मई की वजह से? कोई अल्लाह ना करे उस दिन कोई जानी नुकसान तो नहीं हो गया? कोई रॉकेट लॉन्चर लेके तो नहीं किसी ने हमला कर दिया था? एक प्रोटेस्ट था, उसमें अगर एक ये भी एलिमेंट शामिल हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, हुआ। अब आगे बढ़ने का टाइम है। आपकी भी बहुत सारी जो लफ्ज़िशें हैं, बहुत सारे आपके जराइम हैं, वो कौम ने माफ़ किए हैं। कौम उन्हें भुला के आगे बढ़ी है। तख्ते उल्टे गए हैं। दहशतगर्दी की जंगों में गलत फैसले करके जिस तरह से मुल्क को झोंका गया है, ये सब कौम ने बर्दाश्त किया है ना।
तो आप भी एक चीज बर्दाश्त कर लें, अगर आपको लग भी रहा है कि वो कौम की गलती है तो उसको बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का वक्त है। आप क्या उसके ऊपर पूरी कौम को सूली पर लटका कर रखना है कि कौम एक तरफ खड़ी है और हम इसलिए सिर्फ बात नहीं मानेंगे क्योंकि कौम जिस तरफ खड़ी है हमें वो पसंद नहीं। और कौम ने आज पहली दफा ही इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। ये उस वक्त रिएक्शन देना शुरू हुई है कौम कि जब इमरान खान को निकाला गया। असल बात ये है, उस दिन भी 9 मई को भी कौम ने क्यों रिएक्शन दिया, ये नौबत ही क्यों आई? तो ये बेसिकली रिएक्शन का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जब इमरान खान को निकाला गया था। कौम ने इस दफा इस बात को नहीं पसंद किया कि इमरान खान को इस तरह से निकाला गया। कौम अगले दिन निकलकर उसने रिएक्शन दिया कि हमें ये बात पसंद नहीं आई। कौम ने 25 जुलाई के जो इंतखाबात थे, 17 जुलाई के जो इंतखाबात थे, उस दिन भी आके रिएक्शन दिया कि हमें ये बात पसंद नहीं आई। फिर कौम ने 9 मई को भी रिएक्शन दिया, फिर कौम ने 8 फरवरी को भी रिएक्शन दिया। तो कौम तो असल में बार बार एक बात के ऊपर रिएक्शन दे रही है और वो बात ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गलत गिराया गया। इस बात के ऊपर कौम रिएक्शन दे रही है और बार बार दे रही है। कभी वोट के जरिए दे रही है, कभी बाहर प्रोटेस्ट करके दे रही है, कभी कहीं पे वो प्रोटेस्ट, चलिए 9 मई को जरा मुतशद्दद भी हो गया। तो ये असल चीज को तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि कौम को ये बात पसंद नहीं आई। इस बात की तरफ नहीं कोई आ रहा कि क्यों आपके खिलाफ कौम निकली, नौबत क्यों आई। असल बात ये है। तो अब रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए और एक्शन किया जा रहा है, और एक्शन कर करके मामला कहां तक ले जा चुके हैं। वो खलीज है कि वो बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल असल बात यह कि इन रिमार्क्स की बुनियाद के ऊपर अब चाहिए ये कि आगे जो केसेस हैं उनको परसू किया जाए। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि दहशतगर्दी, वो तो कह रहे हैं दहशतगर्दी का केस नहीं बनता, और यहाँ पर हमने उनको उठा के मिलिट्री ट्रायल बना दिए हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये सूरत हाल है। और अभी भी हम उसके ऊपर आके बाज नहीं आ रहे कि हर रोज हमारे जो ये कुछ नाम नहाद सहाफी हैं वो आके शुरू हो जाते हैं, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, 9 मई में ये ताड़ देंगे, वार देंगे, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने फांसी लगाना है 9 मई में। तो ये इस तरह की जो हमें सूरत हाल है वो इस वक्त नजर आ रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, वो है जी इंतखाबात में धांधली के हवाले से इमरान खान साहब ने ये पिटीशन दायर की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस जुडिशल कमीशन के अंडर जो है ये सारी धांधली की तहकीकात की जाए। मुझे बज़ाहिर नहीं नजर आ रहा कि इस केस के ऊपर फौरी कोई समाअत होने जा रही है फौरी, और इसके ऊपर कोई आएगा पॉजिटिव रिस्पांस। लेकिन बहरहाल ये खान साहब की एक अच्छी मूव है, पहले से पता था कि ये खान साहब करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट से हो गई, अब सिंध हाई कोर्ट की बात करें तो एक्स बंदिश के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, जहाँ पे वहां पे कोई जवाब ही हुकूमत की तरफ से और अफसरान की तरफ से दाखिल नहीं कराया गया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये जवाब जो है वो दाखिल नहीं कराया जा रहा, क्या वजह। और फिर आप अंदाजा लगाएं कि जजेस को भी सिस्टम का इतने अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने ये बात कही कि 4 लाइनें तो आपने लिखनी है कि हमें नहीं पता कि क्यों बंद है, किसने बंद किया, तो कम से कम वही लिख के दे देते। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि सिस्टम कितना एक्सपोज हो चुका है। ये जो एक्स बंदिश का केस है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ये सिंध हाई कोर्ट में भी चल रहा है, अब मेरा ख्याल है शायद पेशावर हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया या नहीं पहुंचा। तो ये मुख्तलिफ केसेस में जो है ये हर हाई कोर्ट सुन रही है, लेकिन एक्स नहीं खुल रहा। और इसके ऊपर रोज हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके बयान बदलते हैं। कभी कहते हैं वो तो चल रहा है, कभी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, कभी कह रहे हैं मुझे निगरान हुकूमत के दौर का बंद है, मुझे क्या पता। तो वो अजीब व गरीब सूरत हाल है, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये किसने बंद किया। भाई इस किस्म का आपके मुल्क का निज़ाम है और पता सबको है कि बंद किसने किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं पेशावर हाई कोर्ट की। आज उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट केस की समाअत थी और इलेक्शन कमीशन में जो नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अगेंस्ट, उसके ऊपर समाअत थी। और ये बेसिकली ये बनाया गया था फरीक इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी जारी किया हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब को। तो इस पे आज पेशावर हाई कोर्ट के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। उन्होंने एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका है, और दूसरा उन्होंने इसमें ये रिमार्क्स दिए हैं कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में ये तय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी सादिक या अमीन करार नहीं दे सकती, बल्कि कोई भी इदारा नहीं करार दे सकता। ये अभी हाल ही में जो ताहयात बंदिश ख़त्म की थी ना इनकी नाअहली नवाज शरीफ साहब की, उसके ऊपर ये रिमार्क्स आए थे। तो ये अब इस बात का तयन किया गया कि जी आप नहीं इलेक्शन कमीशन साहब ये तय कर सकते कि अली अमीन गंडापुर
सादिक और अमीन है या नहीं है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं फिलहाल कर सकते और इसके ऊपर उन्हें फिलहाल रोक भी दिया गया अगली हियरिंग तक। तो ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पेशावर हाई कोर्ट से हुई है। और अगर मैं बात करूं आज सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, तो यहाँ पर जनाब परवेज लाई साहब के कागजात तो फाइनली जमा हो गए हैं, आज सिर्फ जमा हुए हैं अभी जो ज़िमनी इंतखाबात के हैं। बाकी सेनेट इलेक्शन में ये सूरत हाल हुई है कि वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट नापसंदीदा मेंबर्स हैं पीटीआई के, उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं एज एक्सपेक्टेड, जिनमें जुल्फी बुखारी के मुस्तरद हो गए, मुराद सईद के मुस्तरद हो गए हैं, सनम जावेद साहिबा के मुस्तरद हो गए हैं, आजम सवाती के मुस्तरद हो गए हैं। तो वो तमाम लोग जो हार्ड कोर पीटीआई के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं खान के साथ, उनके तमाम के जो कागजात हैं मुस्तरद हो गए। और मुराद सईद के तो इस बुनियाद पे कि जी वो केसेस वेसेस, तो वो भी बड़ी हैरानी की बात है कि जब तक कन्विक्शन ना हो, कोई भी आप ऐसा शख्स जिसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम हो, मुकदमात हो, वो इलेक्शन लड़ सकता है और सेनेट का भी लड़ सकता है। बल्कि आपको याद होगा इसहाक डार साहब तो मफरूर थे, इश्तिहारी थे, और उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि वो सेनेटर भी बन गए थे। तो मुराद सईद साहब को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जिनके ऊपर मुकदमात हैं, इनके कागजात मुस्तरद किए गए। एक चीज़ मैं और अपडेट कर दूं, फैज़ हमीद साहब के जो भाई थे नजफ हमीद, उनको रिहा कर दिया गया। एक दिन के अंदर ही जमानत भी हो गई, सब कुछ हो गया। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो परेशान ही होंगे मेरे ख्याल है खुद जिन्होंने गिरफ्तार किया। अब आखिर में सिर्फ मैं डोनाल्ड लू के हवाले से एक दो चीज़ें बता दूं। डोनाल्ड लू जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ा रिपोर्ट जमा कराई गई है अपनी खारजा अमूर की कमेटी में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो किस तरह से धांधली शुदा थे, कितने उसमें मसाइल थे, और सारी उन्होंने अहाता किया हुआ है। और सारी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बेहद बेज़ाब्तगियाँ हुई, किस तरीके से कागजात जमा नहीं होने दिए गए बहुत सारे लोगों के, फिर किस तरह से बैट ले लिया गया, वो सारा कुछ भी, और फिर बाद के भी जो इल्ज़ाम हैं उस पर भी। तो ये तो उन्होंने तस्लीम किया है कि इलेक्शन ख़राब हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो इकॉनमी के मसाइल हैं वो इस तरह के हैं कि हमें आगे चलना होगा, अगली हुकूमत के साथ ताउन करना पड़ेगा, ये वो। तो साथ में ये भी बातें कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर बगले बचा रहे थे कि देखें जी डोनाल्ड लू ने तो मान लिया कि इलेक्शन जो थे वो ख़राब थे। तो ये डोनाल्ड लू ने बेसिकली दो तरफा कार्रवाई की है। एक तरफ ये भी खाना पूरी कर दी कि हाँ ये तो इस तरह के इलेक्शंस को, जिसको पूरी दुनिया मान रही है कि ये इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन है, तो डोनाल्ड लू उसको कैसे कह देते कि हाँ जी बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं। तो जाहिर उन्होंने तो ये मजबूरन लिखना ही था, लेकिन असल में वही बात है जो जिसके एजेंडे पे वो पहले से हैं कि उन्होंने कहा कि जी बस ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पीटीआई की कोई बहुत फेवर में बात है। हाँ ये ज़रूर है कि एक दफ़ा और इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये इलेक्शन जो थे वो मुतनाज़ इलेक्शन थे और इसको फ्रॉड इलेक्शन थे, धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। तो ये बात पहले ही सबको पता है। इसमें एक और इजाफा हो गया कि एक बंदे ने और कह दिया। अदरवाइज इससे अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के या पीटीआई के कोई उस पर बहुत यानी ऐसी को मुतालबा हो जाएगा कि इलेक्शन की फ्री एंड फेयर तहकीकात हों, ये वो नहीं हो जाएगा। उन्होंने सरसरी सा ज़रूर कहा है कि ज़रूर होनी चाहिए, जो भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सॉलिड किस्म की इन्वेस्टिगेशन का नहीं कहा। लास्टली मैं आपको बता दूं जी, कप्तान के 2 केसेस और ख़त्म हो गए हैं, 2 मजीद केसेस में बरियत हो गई है। ये भी वही केसेस थे कि जी कप्तान के ईमा के ऊपर जलाओ घराव किया गया, तोड़फोड़ की गई 25 मई की जो लॉन्ग मार्च थी उसके हवाले से। तो ये थाना बाराकहू में 2 केसेस थे, इसमें से भी बरियत हो गई है। और आमतौर पर इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसमें से बरियत होने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये साबित करना कि जी किसी के ईमा पर ये हुआ है, इसके कोई एविडेंस उस तरह होते नहीं है, ना डॉक्यूमेंट्स में, ना उस तरीके से कि आप ये साबित कर सकें कि जी मैंने कहा था और मेरे कहने पे किसी ने ये किया। तो ये ज़ाहिर है हवाई बात सी होती है। तो इसलिए ज़्यादातर ये केसेस जो हैं इसमें बरियत ही बनती है, और ये सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए होते हैं, वरना सबको पता है कि इन केसेस का रिजल्ट क्या निकलना होता है। इमरान खान साहब ने आज जो बात की है आरिफ अलवी साहब के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी से उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, वो जितनी कोशिश कर सकते थे कि आइन और क़ानून के मुताबिक पीटीआई को सपोर्ट करने की, या जो भी उस वक्त माहौल था उसमें आइन के मुताबिक चलने की, तो वो कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि मेरे नाम पर कांटा लगा हुआ था, तो हर जो भी ऑप्शन लिया जाता था या जो भी हम स्टेप लेते थे उसको माइनस करने के लिए या उसको रद्द करने के लिए दूसरा प्लान जो था फौरी आगे आ जाता था, और सारे लोग तो मिले हुए थे। तो वहाँ पे अकेले आरिफ अलवी क्या कर सकते थे। तो खान साहब ने आज आरिफ अलवी साहब की सपोर्ट में ये बात की है। मैं ये बात इसलिए आज कर रही थी क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने अभी 1 आध दिन पहले ही कुछ बात इसी बारे में हो रही थी कि कौन वापस आएगा कौन नहीं। तो उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि
जो छोड़ के गए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को वापस लेना चाहिए अनटिल अनलेस 2-4 केसेस ऐसे जिसमें बहुत कोई तशद्दुद हुआ है, ये वो इस तरह करके उन्होंने कुछ बात की हुई थी। और फिर आरिफ अलवी साहब के वाले से भी उन्होंने ये कहा कि खान साहब उनसे नाराज़ हैं और मेरा नहीं ख्याल है कि वो वापस आ सकेंगे, ये बात उन्होंने की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी साहब के वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं बनती। फवाद चौधरी साहब भी फ़ौरन ही ट्वीट करके और साइड पर हो गए थे, तो उनकी भी मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं बनती। और इस तरह से तो पहले तो मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब को फ़र्दन किसी भी केस के ऊपर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी डोमेन नहीं है। अगेन ये खान साहब ने अगर फैसला करना है कि उन्होंने किसको पीटीआई में वापस लेना है या नहीं लेना, तो फिर ये खान साहब को ही करने दें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है बिला वजह मुतनाज़ बयान देने की? अगर आप ये कहेंगे कि हाँ इसको लेना है तो तब भी, और अगर आप ये कहेंगे हाँ भाई इसको नहीं लेना तब भी, दोनों सूरतों में ये बयान मुतनाज़ ही कंसिडर होगा। तो पहले ही आप तनाज़ात की जद में रहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है कि आप फ़र्दन किसी के ऊपर जो है कमेंट करें। तो आप, मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होता कि शेर अफजल मरवत साहब से अगर कोई सवाल फ़र्दन पूछ भी रहा है किसी का नाम लेकर, तो आप ये कहेंगे भाई खान साहब का फैसला है, जिसको चाहें बुलाएं, जो जिसको चाहें वापस रखें, सिंपल सी बात है, अपनी जान छुड़ाएं। अब जैसे ही उन्होंने फवाद चौधरी से मुतालिक ये बात की तो मैं देख रही थी कि फराज चौधरी साहब जो उनके भाई हैं, उन्होंने आगे से फिर ट्वीट दाग दिया। उन्होंने भी कहा कि भाई आपको पता क्या है, आप तो खुद जूनियर हैं और ये वो, और इस तरह की बातें सारी करके उन्होंने भी फिर उनके साथ थोड़ी तल्ख कलामी की। तो मतलब ये कि अपने लिए कंट्रोवर्सीज या तल्ख कलामी का फ़ायदा क्या है? आप सिंपल सी बात करेंगे भाई देखिए, जब कोई वापस आने की बात होगी, खान साहब बाहर आएंगे या नहीं भी, उनकी चॉइस होगी, तो उनकी हम बात की रिस्पेक्ट करेंगे। तो अपनी आपको उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि सेंस देने की ज़रूरत है। अब आरिफ अलवी साहब के बारे में भी इन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि जी उनसे खान साहब नाराज़ हैं, जबकि आज खान साहब ने कहा कि वो उनसे नाराज़ नहीं हैं, बल्कि खान साहब ने ये तक कहा है कि जो धांधली के हवाले से आगे जलसा करने जा रहे हैं बड़ा, उसमें वो और भी सियासतदानों को शरीकत की दावत देंगे जो भी इस एम के ऊपर, इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर पीटीआई के साथ मिलना चाहे। और उसमें उन्होंने नाम लिया कि शेख रशीद साहब को भी कहा जाएगा, फजल रहमान को कहा जाएगा और लोगों को कहा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आज खान साहब ने की है। खान साहब की और भी गुफ्तगू अगले वीलॉग में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।